साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, जो आज का टॉपिक मैंने डिस्कस किया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डिफेंस के प्रव्यू से। कई बार ऐसा होता है कि आपके विरुद्ध गंभीर अपराध दर्ज करवाए जाते हैं। वो अपराध आपने किए नहीं हैं, पर ऐसा विश्वास कोर्ट को या पुलिस को दिलाया जाता है कि आप इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और समस्या तब गंभीर हो जाती है जब हमें इकोनॉमिक ऑफेंस से कनेक्ट किया जाता है। साथियों, रिसेंटली जो केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस में अक्यूज्ड को सेक्शन 420, सेक्शन 467, सेक्शन 468, सेक्शन 471 आईपीसी के तहत इन्वॉल्व किया गया और ये कहा गया कि इसने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, इसे जेल भेजा जाए। पर अभियुक्त घबराया नहीं, वो सीधा ऑनरेबल हाईकोर्ट गया और उसने क्वेश्चन की मांग करी। तो ये सक्सेस स्टोरी क्या थी जिसको मैंने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। जैसा कि मेरा एजेंडा आप सबको क्लियर है, सबसे पहले मैं आपको न्यायिक दृष्टांत का नाम बताने वाला हूँ, फिर केस के फैक्ट्स बताऊँगा, फिर उसमें कॉन्टेंशंस क्या रहे वो बताऊँगा और अंतोगत्वा मुलजिम ने किया क्या ये बताऊँगा। और इसके साथ साथ यदि हम भी ऐसी ही समस्या में उलझे हुए हैं तो हमें करना क्या है। तो मेरा जो एम्फेसाइज है वो लीगल पॉइंट पर भी है और फैक्चुअल पॉइंट पर भी है, क्योंकि इस देश में रूल ऑफ लॉ है। कोई भी व्यक्ति कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, बट कार्रवाई का अभिप्राय ये नहीं है कि उसकी मन मर्जी की कार्रवाई। कार्रवाई मीन्स एज पर लॉ। अगर वो कार्रवाई एज पर लॉ नहीं है, इट इज़ इलीगल एंड यू कुड नॉट बी कन्विक्टेड। ये बात आप जहन में बैठा लीजिएगा। साथियों, सबसे पहले आप नोट कीजिए केस का नाम। साथियों, केस का नाम है जेठानंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट डेट है 2 अगस्त 2022। जजमेंट पारित किया है माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने। अब साथियों आते हैं कंटेंट्स पे और इस केस के फैक्ट्स के ऊपर। द पिटिशनर हैज़ चैलेंज्ड द एफआईआर नंबर सो एंड सो लॉस्ट एज सो एंड सो अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471 ऑफ द आईपीसी। साथियों, एक पिटिशन पेश हुई है ऑनरेबल हाईकोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत, जिसमें एफआईआर जो कि सेक्शन 420, सेक्शन 467, सेक्शन 468, सेक्शन 471 आईपीसी भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड के तहत है, उसको रद्द करने की मांग की गई है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सेक्शन 482 सीआरपीसी हाईकोर्ट की एक स्पेशल पावर है कि यदि सबऑर्डिनेट कोर्ट या कोई अथॉरिटी अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रही है या गलत रूप से कार्रवाई कर रही है तो हाईकोर्ट इनिशियल स्टेज पर इंटरवीन करते हुए उन्हें रोक सकती है और ये कह सकती है कि आपकी प्रोसीडिंग गलत है, जिसे मैं रद्द करती हूँ या मैं सेट असाइड करती हूँ। आप या तो नए तरीके से प्रोसीड करें या जो प्रोसीडिंग क्वैश हुई है उसमें आगे प्रोसीड ना करें। क्लियर है बात ये। और सेक्शन 420, सेक्शन 467, सेक्शन 468 और सेक्शन 471 आईपीसी नटशेल में ये बात करते हैं, यदि किसी को चीट करने की आपकी मंशा है और आपकी इंटेंशन जो है वो फ्रॉडुलेंट है या डिसऑनेस्ट है और उस कॉन्सिक्वेंस में आप फॉर्ज डॉक्यूमेंट का निर्माण करते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में ये धाराएं आप पर लागू हो जाएंगी यदि उन डॉक्यूमेंट्स का आपने असल के रूप में उपयोग किया है। ठीक है जी। तो ये मामले गंभीर क्यों हैं? क्योंकि इनमें आजीवन कारावास के प्रावधान है अधिकतम, जिस कारण मुलजिम घबरा जाता है, इधर उधर भागता है, उसको लगता है कि भाई राजीनामा कर लो, कुछ रखा नहीं है। तो वो हमें घबराने का नहीं है। कुल मिला के अगर आप लीगल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझ जाओगे तो प्रोसिक्यूशन को डिफीट करने में आपको ईजी रहेगा। देखो, प्रोसिक्यूशन का केवल डर है, ये डर केवल भूत प्रेत की तरह ही है। जैसे एक बार हम अंधेरे कमरे में घुस गए और हमको मालूम पड़ गया भाई भूत प्रेत तो होते नहीं है, तो वैसी स्थिति यहाँ पर है। ये लोग चाहते क्या है कि डराया जाए, धमकाया जाए और दबाव बनाया जाए, और जब आप दबाव में नहीं आते हो तो ये खुद ही सरेंडर हो जाते हैं। तो केवल और केवल आपको काम करना है आत्मविश्वास के साथ और लीगल पॉइंट के साथ और फैक्चुअल स्कोर के साथ। निश्चित तौर पर आप जीत जाओगे। और क्या क्या स्टेप अक्यूज़ ने लिए इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा इस पूरे पर्सपेक्टिव में। साथियों, फैक्ट्स क्या हैं कि एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें क्या लिखा गया कि अक्यूज पिटिशनर वॉज नोन टू द कंप्लेनेंट रेस्पोंडेंट नंबर 2, कि जो अक्यूज पिटिशनर है ये नोन है कंसर्न परिवादी से। और ये कब से नोन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंस 12 to 13 ईयर्स। एज अक्यूज वॉज हैविंग अ बिजनेस नोन एज J&T ब्रदर, क्योंकि अक्यूज का एक बिजनेस है जिसका नाम है J&T ब्रदर्स। और इसके अलावा अक्यूज इन्वॉल्व भी है इन द मनी लेंडिंग। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। द रेस्पोंडेंट नंबर 2 हैंडेड ओवर अ विल, अ पावर ऑफ अटॉर्नी, एन एग्रीमेंट टू सेल इन रेस्पेक्ट ऑफ ए शॉप एट
किसान भवन टू हिज फ्रेंड रणजीत मूलचंदानी, कि इस केस में जो कंसर्न कंप्लेनेंट है उसने अपनी दुकान को बेचने का एक एग्रीमेंट किया किशन मूलवानी से, जिसके तहत उसने एक विल लिखी, उसने एक एग्रीमेंट टू सेल लिखा, उसने एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी और इन समस्त डॉक्यूमेंट को उस कंसर्न व्यक्ति को सौंप दिया। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? चलूँ आगे? चलिए। अब सब रणजीत ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, रणजीत मूलचंदानी ऑन हिज टर्न हैंडेड ओवर द डॉक्यूमेंट्स to the petitioner along with a post dated check of ₹7 lakh as security and took a loan of ₹7 lakh। उसने क्या करा कि अक्यूज के पास वो गया और उसने 7 लाख रुपए का लोन लिया और सिक्योरिटी पेटे उन डॉक्यूमेंट्स को और 7 लाख रुपए का एक पोस्ट डेटेड चेक जो है उसको दे दिया। ये एक स्टोरी जो है तैयार की है कंसर्न व्यक्ति के द्वारा। अब साथियों पिक्चर में अब यहाँ पर मोड़ आया। रंजीत का कहना क्या है कि उसने अमाउंट को जो है रिफ़ंड कर दिया और जब उसने चेक की और डॉक्यूमेंट्स की मांग करी तो वहाँ पर कंसर्न अक्यूज़ का ये कहना है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं और चेक जो है मुझसे खो गया है। अल्टीमेटली एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी पेश हुई सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत बाय द अक्यूज्ड, जिसमें अक्यूज़ पिटिशनर का ये कहना यह है कि रंजीत ने मुझसे 7 लाख रुपए उधार लिए थे, वो चुका नहीं पाया, जिसके पेटे उसके द्वारा एक चेक मुझे दिया गया। उस कॉन्सिक्वेंस में कंप्लीट केस चला, कंसर्न अक्यूज पिटिशनर के बयान हुए और कोर्ट ने माना कि रंजीत के द्वारा सेक्शन 138 NI एक्ट का अपराध किया गया है। रंजीत ने रुपए उधार लिए थे, वो चुका नहीं पाया और जो चेक दिया गया है वो टूवर्ड्स लीगल एनफोर्सेबल डेट है। इन द मीन वाइल रंजीत जो है वो अपील में गया और अपील में उसका और कंसर्न अक्यूज पिटिशनर का राजीनामा हो गया और वो मामला लोक अदालत की भावना से विड्रॉ हुआ। पर एक फैक्ट तो इस्टेब्लिश हो गया कि रंजीत का ये फैक्ट कि उसने डॉक्यूमेंट जो है कंसर्न अक्यूज़ को सौंपे, ये कथन झूठा था और उसका ये कथन है कि ये चेक जो है वो सिक्योरिटी चेक है, ये कथन भी झूठा था। जबकि वास्तविकता क्या थी कि उसके द्वारा केवल और केवल रुपए उधार लिए गए और उसके पेटे एक PDC चेक दिया गया। जब वो चेक बाउंस हो गया तो उसके विरुद्ध अल्टीमेटली कार्रवाई सुनिश्चित हुई। तो ये इंडिकेटिव था कि रणजीत कहीं ना कहीं कंसर्न परिवादी से मिला हुआ था। क्लियर हो गया? आगे चले अपन। अब इसके रियल फैक्ट्स क्या हैं वो भी आपको समझना होगा कि जो कंसर्न परिवादी है उसने एक एग्रीमेंट किया था कंसर्न अक्यूज पिटिशनर से, जिसके लिए कुछ अमाउंट तय हुआ, कुछ पार्ट अमाउंट भी पे हुआ और इस डॉक्यूमेंट को नोटराइज भी कराया गया। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि जो कंप्लेनेंट है उसने उस प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो पिटिशनर को हैंडओवर कर दिया था। जब कोविड आया तो शॉप जो है ओपन नहीं की गई बाय द पिटिशनर अक्यूज्ड। The petitioner came to know that respondent number 2 had sold the said shop to some another person। और बाद में ये जानकारी में फैक्ट पिटिशनर अक्यूज के आया कि जो कंसर्न परिवादी है उसने शॉप किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है और उसके साथ जो है चीटिंग करी है, जिस कारण उसने भी एक FIR नंबर तुरंत जो है दर्ज कराई अगेंस्ट रेस्पोंडेंट नंबर 2 एंड अदर, जो कि पेंडिंग है। इन द अफॉरसेड बैकग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम रेस्पोंडेंट नंबर 2 कुक्ड अप अ स्टोरी दैट ही हैड हैंडेड ओवर द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द पेपर ऑफ एग्रीमेंट टू सेल टू रंजीत। यहाँ पर परिवादी की स्टोरी अपने आप में ही कुक्ड या बनावटी जो है दिखाई दी कि उसने प्रॉपर्टी जो है रंजीत को बेची है और उसके डॉक्यूमेंट जो है उसने उसको हैंड ओवर कर दी है। रणजीत गेव इट टू द पिटिशनर इज़ हाईली अनबिलीवेबल, कि और वो डॉक्यूमेंट रंजीत ने पिटिशनर अक्यूज को दी हों, ये हाईली अनबिलीवेबल है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन एज टू वाई द वैल्यूएबल सिक्योरिटी वॉज हैंडेड ओवर टू अ फ्रेंड। उस पर्सपेक्टिव में कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उसने अपने फ्रेंड को क्यों हैंड ओवर करी। द लर्नेड काउंसिल सबमिट्स दैट वन थिंग इज एडमिटेड दैट the 3 of the documents were created by respondent number 2 and the document came into the hands of the petitioner to his knowledge. If documents were not carrying any name or photograph of any individual to the consent petitioner accused, and just to save his scheme he had lost the present FIR which is fake from the inception. तो उसने कोर्ट को कन्विंस कर दिया कि जो शॉप बेची थी वो हमको बेची थी, पर चूँकि नीयत परिवादी की ख़राब हो गई उसने वो शॉप जो है किसी और को बेच दी। जब उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई तो जस्ट टू सेव हिमसेल्फ उसने एक काउंटर FIR जो है वो दर्ज करा दी। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? चलो आगे चलिए। लर्नेड काउंसिल ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कोर्ट दैट इट इज़ अ केस वेयर द कोर्ट शुड एक्सरसाइज द पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC एंड शुड क्वेश द FIR। तो उसका कहना यह है कि आप पावर्स को एक्सरसाइज कीजिए और FIR को जो है वो क्वेश कीजिए। जबकि परिवादी ने इसका विरोध किया। उसका कहना है कि रेयर एंड रेयर में ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इन द रूटीन मैनर इट कुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड।
यहाँ पर जो कंसर्न पिटिशनर था उसने कई जजमेंट्स पर जो है रिलाई किया। मुख्य जजमेंट्स क्या हैं? 2019 SCC पेज नंबर 739, जहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि किन मामलों में FIR दर्ज करनी चाहिए, किन मामलों में दर्ज नहीं करनी चाहिए और किन मामलों में FIR अगर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है तो उन्हें रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि इन द बैकड्रॉप ऑफ द टू इंसिडेंट अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ रंजीत अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI Act, wherein Ranjit never said that the reference document were handed over to him by the complainant, herein improbabilize the claim of the complainant. Rather, earlier criminal prosecution lost by the petitioner against complainant, alleging therein that the respondent number 2 had entered into an agreement to sell with the petitioner, and after getting the full consideration amount, he sold the shop to another person. And apart from that, the claim of the respondent number 2 in the FIR appearing to be highly improbable, and that's why it is liable to be quashed because it is not constituting a prima facie case against the concerned accused petitioner. तो कोर्ट का कहना यह है कि जो भी फैक्ट्स रिकॉर्ड पर रखे गए हैं ये सारे फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं, और अगर इनको एज ए ग्रॉस्पल ट्रूथ सही मान भी लिया जाए तब भी ये प्रथम दृष्टया मामला कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। तो फैक्ट्स को देखते हुए, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए FIR को क्वैश करने का ऑर्डर दिए गए। पर साथियों, एक बात ज़रा सोचिए आपने कि अक्यूज़ ने कितना अच्छा बचाव यहाँ पर लिए। उसने क्या करा कि जब उसको फ्रॉड मालूम पड़ा कि जिसके साथ में हुआ है, उसने इमीडिएटली काउंटर FIR कटा दी। यहीं पर आप लोग गलती करते हो। आप लोग काउंटर FIR या सबमिशंस देने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो और इधर उधर भागते रहते हो। वर्बल कोई नहीं सुनेगा जी आपको बचना है तो आपको लिखित में देना होगा। कहते हैं ना, 100 बका और 1 लिखा। आप लिखने की हैबिट डालो। अगर कोई FIR दर्ज हुई है तो FIR का पूरा जवाब आप सबमिट कर दो कंसर्न IO को। क्लियर है? और इसके साथ साथ आप काउंटर FIR दर्ज करा दो, जिससे क्या होगा कि डिफेंस के बिंदु मजबूत हो जाएंगे। और अगर उन बिंदुओं पर जांच नहीं हुई और आपकी FIR को कनेक्टिंग रूप से नहीं देखा गया तो उस कंडीशन में बेनिफिट आपका ही होगा। तो घबराने का नहीं है दोस्तों, केवल और केवल समझदारी से काम लो, लीगल पॉइंट से काम लो। निश्चित तौर पर हम लोग जो है जीत जाएंगे। हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।